Very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue class 8th civics chapter number 24 parliament structure role and importance. बेटा जो इसके हैं हमने 2.5 पेज जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 206 कि इंडिया हैज़ अडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड. कि हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से अडॉप्ट की है, इंग्लैंड से किया है. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग. पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है लॉ मेकिंग में. बेसिकली जो 3 मेन ऑर्गन ही बताए गए हैं हमें गवर्नमेंट के, कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ मेकिंग की वो पार्लियामेंट के पास होती है. कोई भी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में. जब दोनों हाउसेज जो हैं उसको अप्रूवल दे देते हैं तब जो प्रेसिडेंट के पास से भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए. अब प्रेसिडेंट चाहें तो जॉइंट सेशन बुला सकते हैं दोनों हाउसेज का, फिर बाद में वो उस बिल को कन्वर्ट कर देते हैं एक लॉ में. इस तरीके से जो बिल जो है पास हो जाता है सारी स्टेजेस में, फिर वो लॉ बन जाता है. और जो पार्लियामेंट है ये एक हाईएस्ट बॉडी है फ्रेम करने के लिए लॉ को. इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो लॉ है वो सुप्रीम होता है. हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये हमें फ्रेमर दिया है बिल फ्रेम करने के लिए, जो एक ढांचा दिया है पार्लियामेंट का, ये सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है. अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द पार्लियामेंट. कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है. हमारा जो संविधान है इसमें जो एग्जीक्यूटिव जो है एक अकाउंटेबल आंसरेबल बनाया है उसको भी किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति. इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसी तब तक ही अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय कर सकती है जब तक उसको जो अच्छे से काम कर रही है तब तक ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो उसको सपोर्ट प्राप्त है तब तक ही वो काम कर सकती है. और जो मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो भी आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति. इस तरीके से जो भी वो पॉलिसीज़ को एक्शन लेते हैं या जो भी काम करते हैं उनको देखा जाता है, वॉच किया जाता है, उनको आंसर देना होता है अपने हर मूवमेंट का, हर काम का. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेंबर होते हैं अगर उन्होंने मेजॉरिटी लॉस कर दी तो उनको रिज़ाइन भी देना पड़ सकता है. ठीक है जी, क्लियर. अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 207 जी. यहाँ पर जो है पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज. कि कौन से वेज हैं जिनके तरफ से जो है पार्लियामेंट गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल करती है. एक तो वो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती है, जो मिनिस्टर होते हैं उनसे डिबेट हो सकती है, या वोटिंग के थ्रू, या फिर नो मेजॉरिटी बिल भी उनके अगेंस्ट जो है वो पास किया जा सकता है अगर वो सही से काम नहीं कर रहे. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की. जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ये 2 टाइप की, एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव. अच्छा, एग्जीक्यूटिव जो है वो 2 टाइप की होती है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंट्री के हेड होते हैं जो हैं मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट होते हैं. और ये इलेक्शन ऑफ द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना हो तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये नीचे हमें कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं. नंबर 1 पर वो बताते हैं शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया. वो भारत का नागरिक होना चाहिए. उसकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए. ठीक है, जब इलेक्शन हो रहा हो प्रेसिडेंट का. और वो इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए, मतलब पागल कह सकते हैं, या फिर जो बैंक की तरफ से लोन वगैरह ले लिया हो और बाद में चुकता ना कर सकता हो उस बिल को, बैंकक्रप्ट वो नहीं होना चाहिए. और 4th पॉइंट में बताते हैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल जॉब पे या किसी सरकारी ओहदे पे वो नहीं होना चाहिए. अब एक मान लो सरकारी ओहदे पर वो जॉब कर रहा है, ठीक है, सरकारी जॉब में है, तो वो ऊपर से उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए. प्रेसिडेंट के पास तो अपने ही इतने काम होते हैं, वो जस्टिबल नहीं कर पाएगा ना दोनों जॉब के साथ, इसलिए वो किसी भी सरकारी ओहदे पे नहीं होना चाहिए. और जो है वो ऑफेंडर नहीं होना चाहिए. अब देखिए ऑफेंडर का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसी तरीके के कानूनी अपराधी नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कोई भी केस ना हो. ठीक है, समझ रही हो ना, क्योंकि कानून की तरफ से उसको कोई अपराधी घोषित ना किया जाए. उसकी जो छवि है एक अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे पर्सन की होनी चाहिए समाज में, तभी उसको भारत का जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा ना. अगर वो बेस्ट पर्सनैलिटी होगी, साफ़ सुथरी पर्सनैलिटी होगी, अच्छे उसके विचार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, 35 ईयर के होंगे,
जो है कोई बैंक करप्ट नहीं होंगे, ये सारी क्वालिफिकेशन उनमें पाई जानी ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ये इंडायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं। जो इलेक्ट किए हुए हमारे मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, उन्हीं में से इनको इलेक्ट किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे इंडिया के जो है 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो हैं वो फर्स्ट विमेन जो है रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पहली भारतीय जो भारतीय महिला जो है राष्ट्रपति कौन रही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं हमारी कंट्री के, और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव पावर इनके पास होती हैं, ठीक है। बट ये इन पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब इन पावर का यूज़ नहीं कर सकते। एक्चुअली इन पावर का यूज़ कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, और अपने काउंसिल मिनिस्टर के साथ मिलके करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होते हैं, बट ये जो हैं मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, लेकिन फिर भी कई जगह पे इनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने को देखा गया है। मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छे एक्शन लिए हैं। जैसे इन्होंने कुछ ईयर की बात की है, 1998, 1999 और 2004 की। इसमें जो है प्रेसिडेंट ने काफ़ी अच्छा एक डिसीज़न लिया और अच्छे जो हैं रोल प्ले किए हैं हमारी कंट्री के लिए। और जो अभी भी हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो एक रबड़ की स्टैंप लगाने वाले नहीं, वो भी जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं भारतीय प्रेसिडेंट जो हैं। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यस, पावर ऑफ